जय हिंद साथियों, लक्ष्मी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि मैंने अपनी एक पिछले वीडियो में कुछ जानकारी शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम फॉर्म की डेट जो एक्सटेंड की गई है, आगे बढ़ाई गई है, तो उसको लेके जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और उनको यदि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया जाएगा और उसके सॉल्यूशन पार्ट पे ध्यान दिया जाएगा कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने का मैं प्रयास करूँगा। और जैसा कि मैं हर बार भूल जाता हूँ ये बोलना कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आज मैं बेसिकली भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे इंडियन पॉलिटी कहते हैं हम, इसकी कुछ एमसीक्यूज़ लेके मैं आया हूँ। बेसिकली ये प्रैक्टिस क्लास है और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो गया या कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ हो गई, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है? ऑप्शन में देखिए, हम लोग, हम भारत के लोग, और भारत के नागरिक, हम भारतीय। तो आप इसमें देखेंगे कि भारत की प्रस्तावना जो शुरू होती है, हम भारत के लोग, इस वर्ड से शुरू होती है, ठीक है। और इस तरीके से इस प्रस्तावना में बताया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष समाजवादी डैश डैश डैश, और इस संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें जो सबसे लास्ट में जो लाइन लिखी गई है ना, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो जब आपको यदि कोई प्रश्न आता है इस तरीके का कि हमने इस संविधान को कब अपनाया, तो वो कब अपनाया वाली जो डेट होती है वो यही डेट है, 26 नवंबर 1949। लेकिन कब लागू किया गया, तो वो है 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो इस डेट को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाली जो डेट है ये अपनाने वाली डेट है, मैं लिख देता हूँ, ये अपनाने वाली तिथि है, अपनाने की तिथि। और ये वाली जो तिथि है ना, ये लागू करने वाली तिथि है। तो ये दोनों चीज़ें याद रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन में जैसे आप देखेंगे 24वां, 42वां, 44वां, 52वां, तो ये जो शब्द जोड़े गए हैं ना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये सब जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन से, ठीक है। याद रहेगी आपको चीज़ें। चलिए, क्योंकि अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बेसिकली धर्मनिरपेक्ष की जगह हमने प्रस्तावना में जो शब्द यूज़ किया है ना, वह है पंथनिरपेक्ष। तो यदि एग्ज़ाम में पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों में से कोई भी एक वर्डिंग है, तो दोनों का मतलब एक ही अर्थ समझिएगा कि धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, ये शब्द जो है हमने संविधान में 42वें संविधान संशोधन से लिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, ठीक है। तो इसको लेके 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है। पहली बैठक ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। दूसरी जो बैठक हुई, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। कब होती है? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946, ठीक है। और फिर हाँ, तो आपने यहाँ देखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, संविधान सभा का गठन कब होता है? तो ये होता है वर्ष 1946 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। मैंने आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया भी था कि अपनाने की तिथि, लागू करने की तिथि, दोनों को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया है, 26 जनवरी 1950 को हमने इसे लागू किया है,
ठीक है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जीएस से, वन लाइन फैक्ट होता है। फिर भी एक छोटी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे देश का भारतीय संविधान है जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है, तो 2-3 चीज़ें हम इसमें जान भी ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया, ठीक है। और इसे लागू कब किया हमने? 26 जनवरी 1950 को। तो हमने इतना समय क्यों लिया? इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वो महत्वपूर्ण कारण क्या है समझते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1930, ठीक है, ये कौन सी तिथि है? 26 जनवरी 1930। इस दिन क्या होता है कि लाहौर अधिवेशन हो रहा होता है 1929 का, जो कि हुआ था दिसंबर 1929 में। तो उसके अगले ही महीने 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और यह घोषणा की जाती है कि हम इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। और इसी दिन की याद में, इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि हम अपना संविधान 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान तैयार होने के बाद भी इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो आप इसमें देखिएगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, यहाँ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में जो दिन लगे हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में 2-3 चीज़ें और जानिए कि इसके लिए जो प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति मतलब कि संविधान किस तरीके से बनेगा, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये डिसाइड कौन करती है? प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार से संबंधित है आगे क्वेश्चन, कि भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन में 5, 6, 7, 8 है। तो आप देखेंगे कि भारत में मूल अधिकारों की जो संख्या है वो है 6। तो देखिए भारत में जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6। जब मूल अधिकार जब हमारे संविधान में शामिल किए गए तब मौलिक तौर पे, ठीक है, शुरुआती समय में इनकी संख्या कितनी थी? 7, ठीक है। शुरुआत में इनकी संख्या थी 7। अभी ऐसा क्या हुआ कि संख्या 6 हो गई? और ये संख्या 6 कब हुई? तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन बनता भी है। एक था संपत्ति का मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है, ठीक है। एक 44वां संविधान संशोधन हुआ, ये होता है 1978 में, ठीक है। 1978 में जाके संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और इसे अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं है और ये विधिक अधिकार जो बनाया गया है इसे शामिल कर दिया गया संविधान के अनुच्छेद 300A में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे भारतीय संविधान में अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो आप इसमें देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार। तो हम देखेंगे ये जो अनुच्छेद 21 है ना, आर्टिकल 21, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई। समानता के अधिकार की बात कहाँ है? तो ये है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, ठीक है। और ये शिक्षा का अधिकार, इसका जिक्र अनुच्छेद 21A में किया गया है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 86 अमेंडमेंट 2002,
86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इसकी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में की गई है। चलिए, तो ये चीज़ें याद रहेगी, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं प्रॉपर बेसिस पे वो रिवाइज़ भी होते रहें, ठीक है। तभी आपकी मेहनत सही तरीके से आप अपनी मेहनत के साथ जस्टिस कर पाएंगे, अपनी मेहनत के साथ आप न्याय कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं प्रॉपर बेसिस पे उसका रिवीजन चलता रहे और हमारी पढ़ाई में एक कंटिन्यूटी भी बनी रहे, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम हमारी बहुत ज़्यादा समय हमें मिला नहीं है, तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पर जीएस की क्लासेस में सारी प्रैक्टिस क्लास में करवाऊँगा ही। जैसे मैं अभी पॉलिटी की क्लास लेके आया हूँ, आगे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। जैसे अभी इसी के पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन के माध्यम से बताया भी था कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना। ये भी जिक्र मैंने अभी आपसे किया, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो है यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन, ये 86वां संशोधन था और ये हुआ था 2002 में। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। लोकतंत्र की आत्मा, ये संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ना, इसे बेसिकली बोल दिया जाता है संवैधानिक उपचार के अधिकार को लोकतंत्र की आत्मा है। अच्छा, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही हैं जो प्रारूप समिति, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 32 में। अच्छा भाई, इसमें संवैधानिक उपचार के अधिकार में होता क्या है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें जानिए शॉर्ट्स में। संवैधानिक उपचार का अधिकार वही है कि जो हमें भारतीय संविधान ने जो 6 मूल अधिकार दिए हैं ना, ठीक है, यदि इनका किसी भी मामले में किसी भी तरीके से उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के जरिए हम सर्वोच्च न्यायालय में सीधे तौर पे जाके ये बोल सकते हैं कि भाई साहब हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमें अधिकार मिलने चाहिए। इसीलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने इस आर्टिकल को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, संविधान की आत्मा कहा, ठीक है, कि जहां नागरिकों के अधिकारों का हनन होता हो तो वह अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 32 में इसकी व्यवस्था है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर, जिसे DPSP भी बोला जाता है शॉर्ट्स में, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से संबंधित है, कहाँ से कहाँ तक इसकी व्यवस्था है, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 36 से 51, 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है। अच्छा, 12 से 35 तक कौन से आर्टिकल है, तो ये है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। हमने किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया है। तो इसमें ऑप्शन में आप देखिएगा अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। हमने आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपने देश के संविधान में शामिल किया है। अमेरिका से क्या लिया है, अमेरिका से हमने मूल अधिकारों को लिया है, जिसकी चर्चा हम अभी करते आ रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस देखे मूल अधिकारों से रिलेटेड, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था को लिया हुआ है। क्या लिया है, संघीय व्यवस्था। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है, तो हमने संसद जैसी व्यवस्था, ठीक है।
क्योंकि ब्रिटिश सरकार का शासन ही रहा, उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत में जो संवैधानिक तंत्र का जो विकास होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही जो है उस समय करती है। ठीक है, अपने शासन संचालन के लिए। तो बहुत सी चीज़ें जो है, क्योंकि 200 वर्षों से अधिक इन्होंने शासन किया, जो इन्होंने कानून बनाए, ठीक है, वो परंपरा से चले आते रहे। एक तरीके से उनको लेके हम अडॉप्ट भी कर चुके थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ और अपने देश की व्यवस्था के अनुरूप उनको अपनाया है। तो उसी तरीके से संसदीय व्यवस्था जो हमने ली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन से संबंधित है? समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये है आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार है? न्यायिक है, अनिवार्य है, गैर न्यायिक है या मौलिक है? क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है गैर न्यायिक, ये सही है। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे गैर न्यायिक का क्या मतलब है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, इनको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि इस फला अनुच्छेद में लिखा हुआ है तो ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए, ये वाली चीज़ें लागू होनी चाहिए। ये आप नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके, इसलिए गैर न्यायिक की प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, तो ये फिर ये है क्यों भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों शामिल किए गए? ये जो बेसिकली शामिल करने का पर्पस ये है कि हमारे जो विधि निर्माता है ना, जो संसद में और जो विधानसभा में जो बैठे हुए हैं, राज्य के लेवल पे विधानसभा में और पूरे देश के लेवल पे संसद में, तो यहाँ पर जो हमारे नेता जो जिनको चुन के हमने यहाँ पे भेजा है, ये उनके लिए एक तरीके से निर्देशन का काम करते हैं। ठीक है, ये उनके लिए एक मार्गदर्शन है कि भाई साहब आपको इस तरीके के कानून बनाने हैं देश की शासन व्यवस्था के लिए। जैसे अनुच्छेद 40 में ये व्यवस्था है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये निर्देश है एक तरीके से किसके लिए? शासन संचालन करने वाले जो नेता हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन के जरिए उन्होंने ग्राम पंचायतों का गठन किया, 74वें के माध्यम से उन्होंने नगर पालिका को गठन किया। इसके लिए एक कानून बनाया गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे शासन संचालन करने वाले जो मंत्री हैं, जो यही चुन के जो इन्हीं के माध्यम से जो सरकार चल रही है, ये उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। और इन्हें हम न्यायालय में जाके ये नहीं बोल सकते कि इन्हें आप लागू करवाएं। ठीक है, तो ये उनके लिए मार्गदर्शन, जैसे हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए हम कोर्ट में चले जाते हैं। ठीक है, हमारा अधिकार है, हम जैसे आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएंगे, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बोलेंगे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, इन्हें जो है सही किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे बुलाया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद में है? ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी, ठीक है, ये व्यवस्था अनुच्छेद 40 में की गई है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में इसकी व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न संविधान संशोधन और न्यायपालिका से संबंधित है। इसमें देखेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति की प्रोसेस ये होती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में एक कॉलेजियम व्यवस्था बनाई जाती है, जो कि वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो एक उसमें लगभग 4 न्यायाधीश होते हैं। वो रिकमेंडेशन करते हैं किसी न्यायाधीश की, और वो रिकमेंडेशन वो सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और राष्ट्रपति फिर उसमें अपनी मोहर लगाते हैं, और इस तरीके से भारत के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे संबंधित है? ये जो जुडिशियल रिव्यू जो बोला जाता है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो शक्ति है ना, देखिए सबसे ही पता चल रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की बात की जा रही है। तो ये जो शक्ति जो है ये न्यायपालिका से संबंधित है। न्यायपालिका ये काम करती है किसी भी लॉ को रिव्यू करने का। ठीक है, उसमें देखेंगे कि
ये आज की परिस्थिति के अनुरूप ये जो लॉ बनाया गया है, किसी तरीके का जो कोई कानून है, ठीक है, उसको रिव्यू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना होती है 1950 को। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। तो आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वह 28 जनवरी 1950 को किया गया है। याद रहेगी ये बात, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय को स्थापित करने की शक्ति जो होती है ना, वो संसद के पास होती है, ठीक है। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के लिए संसद रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संसद और विधायिका से संबंधित भारतीय संसद के कितने सदन हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। भारतीय संसद के 2 सदन है, और ये 2 सदन कौन से हैं भाई? तो एक है लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। याद रहेगा, ठीक है। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बनता है कि संसद किन किन से मिलके बनती है? हो सकता है प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन जानकारी के लिए रखिएगा। संसद जो होती है ना, संसद 3 लोगों से मिलके बनती है। एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। लेकिन यदि बोलेगा कि संसद के कितने सदन हैं, तो ये 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, क्योंकि राष्ट्रपति तो कोई सदन है नहीं ना, है ना। लेकिन जब बोला जाता है कि संसद में क्या क्या शामिल है, तो ये 3 चीज़ें क्यों शामिल है भाई? राष्ट्रपति को क्या शामिल किया गया? तो बड़ी दिलचस्प बात है, ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई भी कानून बनाना हो ना, तो वो कानून जब बनाने की बात आती है तो सबसे पहले वो किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें वो विधेयक के तौर पे आता है, ठीक है। उसमें फिर चर्चाएं होती है, उसमें मत दिए जाते हैं, उसको पास किया जाता है। मान के चलिए कि वो जो कानून है सबसे पहले लोकसभा में आया, लोकसभा में पारित होने के बाद में वो जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में भी जब वो पारित हो जाता है उसके बाद वो राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति महोदय जब उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, अपने साइन कर देते हैं, तब वो विधेयक ना होके अब अधिनियम बन जाता है, ठीक है। अब वो अधिनियम बन जाता है, और अधिनियम का मतलब होता है कि अब यह कानून बन चुका है। राष्ट्रपति महोदय के साइन करने के बाद वह एक कानून के तौर पे अधिनियमित हो जाता है। इसीलिए भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों को शामिल किया जाता है। बोला जाता है कि संसद तीनों से मिलकर बनी है, ये चीज़ ध्यान रहेगी, बहुत बढ़िया। तो संसद के 2 सदन कौन से हैं? एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सभापति जो होता है ना राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उपराष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में ही उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हुआ है, उनका नाम है CP राधाकृष्णन। क्या नाम है? CP राधाकृष्णन। ये नाम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो हमारे अभी जो उपराष्ट्रपति है वो CP राधाकृष्णन हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक जो होता है, क्या वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में, या दोनों सदन में किसी में भी किया जा सकता है, राष्ट्रपति के पास? तो आप इसमें देखेंगे इसका सही ऑप्शन है, सही जो आंसर है इसका है लोकसभा। केवल लोकसभा में धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, और राज्यसभा धन विधेयक को लेके इसकी कोई पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं है। कैसे नहीं है कि लोकसभा ने जब धन विधेयक को पारित कर दिया और राज्यसभा के पास भिजवा दिया ना, तो राज्यसभा के पास में सिर्फ ये होता है कि अपनी कुछ सिफारिशें वो देना चाहे तो दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक अपने पास में रख सकती है, उसके बाद उसे लोकसभा को वापस करना ही होगा। और लोकसभा के पास ये पावर होता है कि राज्यसभा ने यदि कोई सुझाव दिया है तो उस पर वो विचार करे या ना करे, ये उसकी सुप्रीम पावर होती है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि धन विधेयक को लेके राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो आप इसमें देखिएगा, सही आंसर है 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 या 7? तो आप इसमें देखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल वो होता है 5 वर्षों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और कार्यपालिका से संबंधित ये प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? क्या जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव करती है, या सांसद करते हैं, या निर्वाचक मंडल होता है, या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं इसका चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और निर्वाचक मंडल कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जनता सीधे तौर पे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। यदि यहाँ पर यदि ऑप्शन होता कि जनता अप्रत्यक्ष तौर पे, जनता अप्रत्यक्ष तौर पर, तो ये ऑप्शन सही होता। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं ना, इनका चुनाव हम जो विधायक और सांसद चुन के भिजवाए हैं, यही आगे चल के हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमने जिनको चुन के भेजा उन्होंने राष्ट्रपति को चुना। इस तरीके से हमने अप्रत्यक्ष तौर पे राष्ट्रपति का चुनाव किया। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तो एक निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल इस तरीके से होता है कि जो सांसद है, ठीक है, सांसदों का एक मत मूल्य होता है और विधायकों का एक मत मूल्य होता है। इस तरीके से मतों के मूल्य के आधार पे राष्ट्रपति का चुनाव को निर्धारित किया जाता है। वो निर्वाचक मंडल इस तरीके से वर्क करता है। तो उतनी टेक्निकलिटीज़ पे हम ना जाएं, बस इस बात को आप ध्यान रखिए कि निर्वाचक मंडल जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। या क्वेश्चन इस तरीके से उसने पूछ लिया कि अप्रत्यक्ष, जनता अप्रत्यक्ष तौर पे राष्ट्रपति का चुनाव करती है, तो मैंने आपको बताया अप्रत्यक्ष किस तरीके से। हमने जो विधायक और सांसद चुन के भेजे वो राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, इसलिए जनता अप्रत्यक्ष तौर पे राष्ट्रपति का चुनाव करती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो ये 5 वर्षों का होता है भाई। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो हमारी राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? सॉरी, यहाँ पे जो है गलती से राष्ट्रपति आपातकाल लिखा हुआ है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, तो प्रश्न ये है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 352। 352 के तहत देश में आपातकाल की व्यवस्था है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और 360 में क्या है भाई? तो 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है, वित्तीय आपातकाल। चलिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें और जान लेते हैं। क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? तो आप ध्यान रखेंगे, भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है? तो आप देखेंगे भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है 3 बार लगा है। तीन बार कब लगा है? एक लगा है वर्ष 1962 में, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। ठीक है, वर्ष 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और वर्ष 1975 में ये हमने आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था, जिसे हम आंतरिक आपातकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक आपातकाल। तो इस तरीके से हम देखेंगे 1962 और 1971 में ये जो है बाह्य आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, आपातकाल की भी 2 श्रेणी होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाह्य आपातकाल था और ये जो है आंतरिक आपातकाल 1975 में लगाया गया था। तो इतना आप ध्यान ना भी रखें तो इतना ध्यान जरूर रखना कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाए जा चुके हैं। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा, और दुआ करना कि कभी ना लगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभिशंसा कहते हैं, महाभियोग कहते हैं, त्यागपत्र या अपदस्थ। तो जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, इसे महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति संसद के किस सदन को भंग कर सकते हैं? राज्यसभा, लोकसभा या दोनों, या कोई नहीं? तो राष्ट्रपति जो है ना वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता।
लोकसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसे 5 वर्ष से पहले कभी भी भंग किया जा सकता है। अविश्वास मत के माध्यम से भी इसे भंग कर सकते हैं, ठीक है। यदि जो सरकार है उसने यदि अपना विश्वास मत खो दिया है तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पॉलिटी के क्वेश्चंस पे हम नेक्स्ट क्लास में और आगे हम कवर करेंगे। आगे और भी प्रश्न हैं जिन पे हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, नेक्स्ट क्लास में उसे कवर करने का प्रयास करेंगे पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। साथ में और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं ऐड करते हुए चलूँगा। फिर इसके बाद हम आगे ज्योग्राफी मतलब भूगोल और इकोनॉमीज़ मतलब अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ठीक, इतिहास, हिस्ट्री, इन सारे क्वेश्चंस को भी हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं अपने इस क्लासेस के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, मतलब कोई भी नहीं होगा। बस साथ साथ में मैं जो भी पढ़ाता चल रहा हूँ इसके नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच।